नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया कांग्रेस कार्यालय का घेराव, पुतला किया दहन, बैरिकेडिंग तोड़ने का किया गया प्रयास। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मिला घायल बाघ, रेस्क्यू के बाद किया गया उपचार, अज्ञात के खिलाफ अपराध किया गया कायम। ट्रेन के जरिए हो रही थी कोरेक्स सिरप की तस्करी, तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे, दर्जनों शीशियां हुई बरामद, पकड़ाया गया तस्कर। गिरजाघरों में गुड फ्राइडे पर हुई विशेष आराधना, यीशु मसीह के बलिदान को किया गया याद। रविवार को होगा ईस्टर संडे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की संलिप्तता पाए जाने के बाद अब देश भर में इस मामले पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस भवन का घेराव किया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शुक्रवार को प्रवर्तन निर्देशालय के द्वारा नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को ईडी ने एक बयान में कहा कि वह नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान कुल 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस भवन के सामने घेराव प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में जिला कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया, तो वहीं पुलिस द्वारा पूर्व से ही घेराव को देखते हुए यहां बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिसके मद्देनजर कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे नहीं आए। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जरूर दहन किया और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर आक्रोश जाहिर किया। देखिए, कांग्रेस द्वारा नेशनल हेराल्ड जो पत्र जिनका चलता है उसमें उन्होंने यंग इंडिया कंपनी बनाकर खुद की कंपनी को 5,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का काम किया, जिसमें ये पाया गया कि उन्होंने बड़ा घोटाला किया। लगातार वो बसते रहे। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा ईडी को स्वतंत्र रूप से उनको जांच करने की आदेश दिया, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके तमाम जितने भी लोग हैं संलिप्तता पाई गई है। इसी के विरोध में आज पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक जिले में कांग्रेस भवन का घेराव करते हुए आंदोलन प्रदर्शन कर रही है और राहुल गांधी का पुतला फूंकने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल के सलाखों के पीछे होंगे और ये कांग्रेस का जो बेनकाब चेहरा है सबके सामने आ चुका है। अगर कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र को गुमराह करने की और अपमान करने की अगर कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज खाली सांकेतिक तौर पर कांग्रेस का घेराव करी है, आने वाले समय पे और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करेगी। युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस भवन का घेराव किया गया है। जैसे कि पूरा देश और दुनिया जानती है, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके अन्य जमानत पे हैं और आज वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि गलत कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनसे पूछताछ जारी है, जुर्म उनके ऊपर दर्ज है। आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं हम लोग, इस विरोध में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। देखिए, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो नेहरू जी के द्वारा एजीआई की एक कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी का उद्देश्य था एक ऐसी पत्रकारिता को बनाना जो देश के विभिन्न मुद्दों को उठा सके। तो नेशनल हेराल्डिकी के नाम से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जो 3 भाषा में होती थी। समय के साथ साथ ये पत्रिका का चलन कम होते गया और ये पत्रिका सन 90 की दशक में इसे यूथ इंडिया, यंग इंडिया के नाम पे बदल दिया गया और 90 करोड़ की संपत्ति इसमें थी, जिस संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में 3 लेयर का भ्रष्टाचार करके इस कंपनी को बनाया गया और तीसरे लेयर में 90 करोड़ की संपत्ति को सिर्फ 5 लाख में सेटल किया। इसका जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार, जो चार्जशीट पेश हुई है आज कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% के शेयर होल्डर हैं, उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेशव्यापी आंदोलन है, जिस हेतु कांग्रेस को कार्यालय को आज घेरा जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पूर्व से ही यहां पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कड़ी कर ली गई थी और बैरिकेडिंग भी लगा दिए गए थे, जिससे कार्यकर्ता आगे नहीं आ सके और घेराव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज भाजपा युवा मोर्चा के लगभग 100 लोगों के द्वारा यहाँ अपने मुद्दों को लेकर
प्रदर्शन किया गया था, इसमें सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, उनको समझाइश दिया गया और शांतिपूर्ण उनके प्रदर्शन को समाप्त किया गया। पिछले कुछ समय से नेशनल हेराल्ड मामले पर लगातार देश भर में भाजपा कांग्रेस को गढ़ने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि शुक्रवार का यह प्रदर्शन कहीं न कहीं देश भर में राजनीतिक लाभ लेने की दिशा में कोशिश मानी जा रही है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 24वीं पार्टी कांग्रेस, जिसे माकपा की अखिल भारतीय महाधिवेशन भी कह सकते हैं, 2 से 6 अप्रैल तमिलनाडु के सांस्कृतिक राजधानी मदुरई में इस उद्घोष के साथ कि पूंजीवाद का एक ही विकल्प समाजवाद और एकता एवं सुदृढ़ीकरण का महाधिवेशन के साथ संपन्न हुआ। मदुरई सम्मेलन से वापस लौटे कामरेड वकील भारती और रंगावेणी ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ सीपीएम जिला सचिव सुखाऊ निषाद, कामरेड सैयद शौकत अली भी मौजूद रहे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मदुरई में माकपा का यह महाधिवेशन ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों में, यहाँ तक कि हमारे देश में भी दक्षिण पंथ का बोलबाला है। देखिए, हमने ये तय किया है कि पूंजीवाद के विकल्प में समाजवाद है और समाजवाद का प्रचार हम करेंगे। ये जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसके वजह से सारी समस्याएं जो हैं पैदा हो रही हैं, और विकल्प के रूप में समाजवाद है, जहाँ पर यानी जातिवाद नहीं रहेगा, जहाँ भेदभाव नहीं रहेगा, जहाँ छुआछूत नहीं रहेगा, जहाँ अंधविश्वास नहीं रहेगा, जहाँ पर ये कारपोरेट घराने की जो बड़ी भूमिका है वो भूमिका नहीं रहेगी, और आपस में भाईचारा रहेगा और जनतंत्र जो है मजबूत होगा। वो सारे मुद्दों को लेकर के हम अभी आने वाले समय में प्रचार करने वाले हैं और इसको प्रमुखता के साथ हम प्रचार करेंगे। जिला सहकारी बैंक ने अब कर्ज ना लौटाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया है। कृषि के नाम पर बिना ब्याज के ऋण लेने के बावजूद समय पर राशि नहीं लौटाने वाले किसानों से बैंक सख्ती से वसूली करेगा। बता दें कि बिलासपुर, जीपीएम, मुंगेली, जांजगीर चांपा, सक्ती और कोरबा जिले के करीब 11,306 किसानों ने पिछले 2 वर्षों में कुल 39 करोड़ 28 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाया है। इसके चलते बैंक ने इन किसानों को चिन्हित कर विशेष वसूली अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस वर्ष बैंक ने लगभग 99% की रिकवरी की है। 4,000 किसान पूरे संभाग में जो ऋण नहीं पटा पाए हैं, उनसे वसूली कार्रवाई चली। वो उनको समय मार्च तक का रहता था और विद ब्याज जून तक का उनसे रिकवर किया जाना है, वो किया जाएगा। इसके साथ साथ पिछले वर्षों में जो डिफ़ॉल्टर रह गए सदस्य जिन्होंने लोन नहीं पटाया, उनके लिए सूची बड़े जो बकायेदार सूची मंगाई गई है और उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए तहसीलदार को आवेदन यहाँ से किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोढ़ी ने बताया कि बैंक ने करीब 99% रिकवरी की है। संभाग में करीब 4,000 के आसपास किसान लोन नहीं दे पाए हैं, उनके वसूली की जा रही है। कर्ज पटाने का समय मार्च तक रहता था। वित्त ब्याज के साथ रिकवरी किया जाना है। पिछले साल जो डिफॉल्टर रहे हैं, जिसने लोन नहीं पटाया है, उनकी बकाया दर वाली सूची मंगाई गई और उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए तहसीलदार को आवेदन दिया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के वर्षों पुराने ऐतिहासिक भवन में संचालित विभागीय कार्यालयों को अब स्टेशन परिसर के भीतर ही नए स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। रेलवे ने जन आहार और कमसम प्लाजा को नए कार्यालय रूप में विकसित कर वहां विभागीय गतिविधियां शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने जन आहार में टीटीई कार्यालय और कमसम प्लाजा में सीआई ऑफिस को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी पुराने भवन से हटाकर पास के नए स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। सभी स्थानों को कार्यालय उपयोग के अनुरूप केबिन बनाकर तैयार किया गया है। इस पुनर्संरचना के तहत रेलवे भवन के 4 कमरे अब IRCTC को सौंपे गए हैं, जिनका इस्तेमाल वाणिज्यिक या सेवा कार्यों में किया जाएगा। रेलवे का उद्देश्य है कि स्टेशन परिसर का अधिकतम और स्मार्ट उपयोग हो सके, साथ ही यात्रियों की सुविधा बनी रहे। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से कार्यालय संचालन अब ज्यादा व्यवस्थित होगा और यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आने वाले समय में इस व्यवस्था का असर स्टेशन के प्रबंधन और कार्यकुशलता पर भी देखने को मिलेगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2025-26 के अंतर्गत मोर दुआर साय सरकार अभियान के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया की ग्राम पंचायत बावली एवं ग्राम पंचायत दगोरी में आयोजित आवास पल्स सर्वेयर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर पात्र आवास हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही ज्योति देवार एवं ग्राम बावली की अमृता बाई विश्वकर्मा सहित अन्य ग्रामवासी जो अब तक योजना से वंचित थे, उनका विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया। मोर दुआर साय सरकार महाअभियान का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के ऐसे ग्रामीण परिवारों की पहचान करना है जिन्हें अब तक किसी भी आवासीय योजना के तहत पक्का आवास नहीं मिल सका है। उन्हें पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के ना रहे। प्रधानमंत्री आवास सर्वे को लेकर के आज बिल्हा विधानसभा क्षेत्र और पथरिया ब्लॉक और बिल्हा ब्लॉक बावली गांव में अभी हम लोग खड़े हुए हैं। इसके पहले दगौरी गांव में गए थे। अमृता बाई विश्वकर्मा का मकान का सर्वे हुआ और सेलेक्ट इसको किया गया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। 15 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल तक ये सर्वे का कार्य चलेगा। मैं सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करता हूं कि घर घर जाना है और जा करके उनका सर्वे करना है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो अवसर दिया गया है आवास प्लस के बाद में, और उसमें जो शामिल किया गया है, तो कोई छूटे ना हितग्राही और सभी का पक्के का मकान बन जाए, जिसमें प्रधानमंत्री जी अमृत काल में ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति न रहे कि जिनका घर पक्के का आवास नहीं है। और माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी सरकार के द्वारा लगातार ये कार्यक्रम 15 तारीख से शुरू हुआ है। आज विधायकों को जाना था, कल जिला पंचायत को, फिर जनपद पंचायत को, फिर हमारे सरपंच को, और इस प्रकार से 30 तारीख तक सभी को घर घर जा करके सर्वे करना है। एक योजना जो फाइलों में दर्ज हुई, कागजों पर दौड़ी और फिर जमीन में दफन हो गई। अब 17 साल बाद उस दफन योजना का एक्सरे होने जा रहा है। जीपीआर सर्वे यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से जमीन के नीचे झांका जाएगा। पता लगाया जाएगा कि क्या खोदा गया, क्या गाड़ा गया और क्या सिर्फ कागजों में ही दिखाया गया। बिलासपुर में प्रदेश की पहली अंडरग्राउंड सीवरेज योजना 2008 में 422 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई, जो 2010 तक पूरी होनी थी। वो अब 2025 में भी अधूरी है। अब नगर निगम ने जीपीआर सर्वे शुरू किया है ताकि तय हो सके कि आखिर कहां सीवरेज डाला गया और कहां सिर्फ बजट डकार लिया गया। मेजरमेंट के लिए अभी हम जीपीआर सर्वे का भी टेंडर निकाल रहे हैं। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार से सर्वे किया जाएगा और उसके पश्चात में उनसे एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे। उन्हीं एग्जैक्ट पॉइंट से फिर हमारे एक्सटेंशंस और आपके जो इंटरकनेक्शंस हैं वो कार्य किए जाएंगे। हाँ, जीपीआर के सर्वे करने के पश्चात जो पॉइंट्स जहाँ लेखना होगा, जहाँ उसने लाइन नहीं डाली होगी या लाइन एक्सटेंशन की जरूरत होगी, वो कार्य संभव हो सके। इस योजना के तहत 40,000 घरों को जोड़ने का वादा किया गया था, पर अब तक जुड़े सिर्फ 21,017 और 54 MLD के STP प्लांट तैयार तो हुए, लेकिन 5,000 से ज्यादा चैम्बर, 165 इंटरकनेक्शन और 2 पंपिंग स्टेशन अब भी अधूरे हैं। और अब जीपीआर सर्वे के नाम पर फिर खुदेगा शहर, फिर होगी खुदाई, फिर लगेगा पैसा। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सीवरेज की तरह ही अब सर्वे भी सिर्फ नया बहाना है। बजट की एक और बंदरबाट की तैयारी है। नगर निगम में सीवरेज का काम चल रहा है। जितने लोग आते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। सत्यता ये है कि जो सीवरेज है वो पूरा डेड हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब ये जीपीआर की जो बात कर रहे हैं वो बेईमानी है, क्योंकि ये सिर्फ कागज में रहेगा, स्टेटमेंट में रहेगा, मीडिया में दिखेगा, होना जाना कुछ नहीं है। क्योंकि जितने आए जितने गए किसी ने कुछ कर नहीं पाया। तो आने वाले समय में हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, इसमें कुछ होना नहीं है। सर्वे का पैसा और बर्बाद करेंगे। इसके पहले जीपीआर सर्वे हुआ था क्या, जब पाइपलाइन डलने वाली थी तब? उस समय क्यों नहीं हुआ? कितना ढाल है, कितना कहाँ नमी है, कितनी गर्मी है, नीचे का तापमान कितना है। आज तो सैटेलाइट के माध्यम से इंच का किया जाता है। ये जो सब सारा अभी सिस्टम आ रहा है, ये लीपापोती और एक प्रकार से कहा जाए खाना पूर्ति है। आप ये देखिए, जिस घर में हमारे नल कनेक्शन होता है, 1 साल में उसके सारे नल कनेक्शन अपने आप खराब हो जाते हैं। अब तो प्लास्टिक की दुनिया आ गई। जिस समय डला था उस समय लोहे का डला था। हर कोई जानता है कि लोहे और प्लास्टिक के पाइप से जो पानी होके जाएगा वो किसी न किसी प्रकार के से स्वास्थ्य को खराब करेगा। उस पर जीपीआर का सर्वे नहीं हो रहा है।
ये सरकार की अपनी खाना पूर्ति है। पैसों के भुगतान के लिए इस तरह से सर्वेक्षण कराए जाते हैं और सर्वेक्षण करा के पूरा भुगतान ले लिया जाता है। एक कॉपी एक नोट चिट पुटअप हो जाएगी कि जीपीआर सर्विस है सक्सेसफुल। सवाल ये नहीं कि सीवरेज योजना अधूरी क्यों है, सवाल ये है क्यों इसे जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया। क्या कागजों में काम पूरा दिखाकर जमीन पर घोटाला कर लिया गया? अब जीपीआर सर्वे से परतें तो खुलेंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सर्वे भी घोटाले का नया तरीका बन जाएगा या वाकई सच्चाई सामने आएगी। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। चलती ट्रेन में अक्सर कोच के हिलने से यात्रियों को सफर में आराम नहीं मिल पाता, लेकिन अब राजधानी दुरंतो या शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ ही सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में चैन की नींद लेकर यात्रा कर सकेंगे। लंबे सफर के बाद भी थकावट को सुखद यात्रा का अनुभव कराने पटरी पर रेल ट्रैक मशीन उतारी गई है। अत्याधुनिक मशीन रेलवे ट्रैक को चिकना बनाए रखने में मदद कर रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रतिदिन औसतन 5,500 ट्रैक किलोमीटर में 400 से अधिक ट्रेनों का संचालन करता है, जिससे रेल पटरियों का समय समय पर रखरखाव आवश्यक हो जाता है। इस तकनीक से न केवल यात्रियों को झटके से राहत मिलती है, बल्कि ट्रैक की उम्र भी बढ़ रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वर्तमान में 84 ट्रैक मशीनें कार्यरत है, जो नई लाइन निर्माण एवं कार्यरत लाइनों के अनुरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। रेल मिलिंग तकनीक के उपयोग से ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है, जिससे उच्च गति ट्रेनों के अनुरूप ट्रैक रखरखाव और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इससे यात्रियों को न केवल चैन की नींद मिलेगी, बल्कि लंबे सफर के बाद भी थकावट महसूस नहीं होगा। बता दें कि आने वाले दिनों में यह रफ्तार और बढ़ेगी। रेल पटरियों की लाइनिंग, लेवलिंग और अलाइनमेंट के साथ इनके नीचे बिछी गिट्टी, बैलास्ट का रखरखाव भी अत्यंत आवश्यक है। बैलास्ट न केवल ट्रैक को स्थिरता देती है, बल्कि ट्रेनों के भार को समान रूप से वितरित करके यात्रियों के लिए आरामदायक सफर सुनिश्चित करती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रैक मशीनों की मदद से ट्रैक अनुरक्षण के कई अहम कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इन कार्यों में अब तक 201 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण, 287 किलोमीटर गिट्टी की छनाई, 137 टन आउट्स का नवीनीकरण और 7,453 किलोमीटर से अधिक ट्रैक की टेम्पिंग शामिल है। इन कार्यों को अंजाम देने के लिए रेलवे द्वारा अत्याधुनिक ट्रैक मशीनें CSM, ड्यूमेटिक, MPT, यूनिमेट, FRM, BRM, BCM, PQRS और T28 का उपयोग किया जा रहा है। मशीनों के संचालन में करीब 900 कुशल कर्मचारी दिन रात हर मौसम में जुटे रहते हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात ज्यादा सामने आती है, लेकिन देखा जाए तो फायर सेफ्टी को लेकर पर्याप्त इंतजाम किसी भी संस्था में नहीं है, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भीषण गर्मी के साथ आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जाती है। बिलासपुर में भी बीते 10 दिनों के भीतर अलग अलग 4 आगजनी की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। आगजनी की बढ़ती घटनाओं के साथ बिलासपुर के सरकारी अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आग से बचने के लिए सरकारी अस्पताल में क्या इंतजाम है? अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में फायर इक्विपमेंट नहीं लगा है। जर्जर बिजली तार व बॉक्स खुले हैं। यहाँ शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना हुआ है। आगजनी की ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में उचित इंतजाम में भी कमी नजर आई। गंभीर समस्या को अस्पताल प्रबंधन नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि समय रहते जिला प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन ने सबक नहीं लिया तो जिला अस्पताल में बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो है सभी अस्पताल को फाइल ऑडिट कराया रहना रहता है, जिसको होम गार्ड द्वारा पूरा किया जाता है। हमारे नर्सिंग होम के एक्ट की जो टीम है, आयुष्मान की टीम है, जब भी निरीक्षण में जाते हैं तो इसको ज़रूर विशेष ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर किसी तरह से जो फायर में कुछ प्रॉब्लम ना आए और उनके पास जो सुरक्षा का पूरा प्रतिबंध रहे, इसके लिए जांच भी किया जाता है। हम लोग अलर्ट भी हैं, सबको ऐसे सचेत करके भी रखें कि अपने यहाँ फायर ऑडिट फिर कराएं और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है उसको अच्छे रख रखाव करें। जो प्राइवेट तो आजकल बढ़िया करने लगे, क्योंकि उनको पूरा हॉस्पिटल इसका एक्ट का पालन करना रहता है। हमारे शासकीय में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग शासकीय अस्पतालों को भी इसके लिए निर्देश जारी किए हैं कि पूरा फायर ऑडिट करा लें और जो भी ऐसे वायरिंग हो रहा है अगर
लटका हुआ पाया तो उसको तुरंत सुधरवाएं उसको। लखनऊ के अस्पताल में आगजनी की घटना सामने आने के बाद तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खास तौर पर इस साल भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते आग लगने के मामले सामने आते हैं। लखनऊ के अस्पताल में हुई घटना के बाद हमारे बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सिम्स अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर रियलिटी चेक किया, जिसमें घटनाओं से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामों को लेकर जायजा लिया। ग्राउंड रियलिटी चेक की गई तो कुछ खामियां भी सामने आई और अग्निशामक यंत्र धूल खाते नजर आए। हालांकि सिम्स अस्पताल में 2023 में हुई आगजनी की घटना के बाद पूरे अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। शहर में लगातार चल रही अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत नगर निगम की टीम सक्रिय रूप से कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रशासन की मंशा है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाकर यातायात स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर किया जा सके। इसी क्रम में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई के तहत मोपका बाजार चौक क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। जानकारी के अनुसार मोपका बाजार क्षेत्र में लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से दुकानें बना ली गई थी। इन दुकानों के चलते न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया था, बल्कि आम जन को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम ने मौके पर पहुंचकर इन अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। शहर के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान और दुकानें बनाकर कब्जा किया गया है। इन सभी स्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का मन नगर निगम ने बना लिया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा। नगर निगम की इस मुहिम को लेकर आम नागरिकों में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां एक और लोग शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की पहल की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रभावित लोग प्रशासन से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। फिलहाल नगर निगम की टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रियता से निरीक्षण कर रही है और जहां जहां अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही है वहां त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बस्तर संभाग के जिला बीजापुर में ग्रामीणों से सूचना प्राप्त होने पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र बीजापुर में एक नर बाघ घायल स्थिति में पिछले पैरों से लंगड़ाते हुए देखा गया। क्षेत्रीय निर्देशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व जगदलपुर एवं संदीप बलगा उप निदेशक इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के नेतृत्व में बुधवार को पशु चिकित्सक नोआ नेचर वेलफेयर सोसाइटी एवं इंद्रावती टाइगर रिजर्व एवं वन अमले की संयुक्त रेस्क्यू टीम द्वारा घायल बाघ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इस विषय पर आगे जानकारी देते हुए सीसीएफ बस्तर आरसी दुग्गा ने बताया कि रेस्क्यू उपरांत जांच में पाया गया कि घायल बाघ के पिछले दोनों पैर तार में फंसे हुए थे, जिसके कारण उसके दोनों पैरों में घाव हुआ। पशु चिकित्सक द्वारा घायल बाघ का प्राथमिक उपचार किया गया। दिनांक 15 तारीख को ग्रामीणों द्वारा हमको सूचना दी गई कि एक जो शेर है वो चल फिर नहीं पा रहा है और ऐसा जानकारी मिलने के बाद में तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ के रेस्क्यू टीम है उसको भेजा गया, पूरा पड़ताल की गई तो पाया गया कि वाकई वो घायल अवस्था में था और चलने फिरने में असमर्थता था। और जैसे ही उन्हें करने के बाद में उसको क्या किए, आप चूँकि पकड़ नहीं सकते इसलिए जो उनको ट्रैंकुलाइज किया गया, बेहोश किया गया और उसके बाद करने के बाद देखा गया कि वास्तव में जो पैर में बुरी तरह से जख्मी है और जिसको बीजापुर लाया गया और वहाँ से निर्देश प्राप्त करने के बाद में उसको बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी रायपुर भेजा गया, जहां उसका इलाज की प्रक्रिया जारी चालू कर दी गई है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।